Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 जून 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है खोफका डैम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न है? ऑप्शन बी, क्या ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन सी, क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू स्पॉन्सर्ड करी गई है? या फिर ऑप्शन डी, क्या ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की? तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज के डिस्कशन को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब सारे के सारे आर्टिकल्स एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। कुछ मैंने अलग से भी आर्टिकल्स को ऐड किया है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हमारा थंबनेल वाला टॉपिक, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर पब्लिश हुआ था, जहाँ पे बात की जा रही है सॉल्ट कैवर्न्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये सॉल्ट कैवर्न्स होता क्या है। एक यूनिक सा टॉपिक है चर्चा में, और पॉसिबिलिटी होती है कि इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन जाएँ। मैं आपको बता दूं, ये जो थंबनेल वाला आर्टिकल है ना, ये हमारे जीएस पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में हमारा जो टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशंस का, वहाँ से लिंक कर सकते हो। जीएस पेपर नंबर 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, वहाँ से लिंक कर सकते हो। जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज करके टॉपिक्स मैंशनड है, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो आपने सिलेबस से लिंक कर लिया। अब आओ समझते हैं किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। दोस्तों पहली चीज़ आप ये समझ सकते हो, जब हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल की यानी कि कच्चे तेल की, तो इंडिया आज के समय पर ढेर सारा जो कच्चा तेल है वो अलग अलग देशों से मंगाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपेक कंट्रीज़ हो गई है ना, जिसमें अरब नेशंस हैं ज़्यादातर, सऊदी अरेबिया हो गया और कई सारी कंट्रीज़ हो गई जो कि तेल का प्रोडक्शन करती हैं, कच्चे तेल का प्रोडक्शन, और वो हम कच्चा तेल अपने देश में इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर रशिया से हम लोगों ने बहुत सारा जो तेल है वो मंगाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक चीज़ आप इमेजिन करो कि मान लो यहाँ पे कोई वॉर वगैरह हो जाती है, सपोज एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, कोई वॉर वगैरह हो जाती है या फिर कोई और पर्टिकुलर इशू हो जाता है जिससे इंडिया तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब हमारे देश की तो नीड है, हमें ज़रूरत है कच्चे तेल की, है ना। उसको रिफ़ाइन करके हम पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स के अंदर में चेंज करते हैं, है ना। तो रिफ़ाइन करने के बाद ही तो पेट्रोल बनता है कच्चे तेल को, और अब हमारी ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हर एक देश के पास में ये फैसिलिटी होती है। वो बात अलग है कि वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर देखा जाता है कि वो ना एक रिज़र्व को बनाकर चलते हैं, एक स्ट्रैटेजिक रिज़र्व को बनाकर चलते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व। अब उस रिज़र्व का काम क्या है कि भैया कोई यहाँ पर इशू हो भी जाता है ना, तो उस इशू में हम लोगों ने अपने देश में कुछ कच्चा तेल भर के रखा हुआ था, उसके भंडार हम लोगों ने अलग अलग जगह पे बना रखे हैं, वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था। अब मान लो 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, तो वो उतने दिन के लिए हम वो जो तेल है जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व नहीं हो जाती। तो ये एक मेन मकसद होता है इस रिज़र्व को बनाने का। जैसे यूएस के पास में एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिज़र्व आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिमिट होती है कि हाँ भाई इतने दिन तक की लिमिट है, यहाँ पर 10 साल कह रहा हूँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन या 1 साल तक की लिमिट के तक के जो ये पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं ये बनाए जाते हैं कि भाई इतना तेल हमारे पास में, अगर कोई दुनिया में इशू होता है तो हम अपने देश में इस क्रूड ऑयल को वहाँ से, उस रिज़र्व से निकाल के, उस भंडार से निकल के यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई यहाँ पे
शॉर्टेज वगैरह नहीं होने देंगे देश के अंदर में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस कच्चे तेल को स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी जो नॉर्मल तरीके से कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है ना, वो रॉक कैवर्न्स में किया जाता है, रॉक कैवर्न्स। अब ये कैवर्न्स क्या होता है? कैवर्न्स सिंपल समझ सकते हो, चैम्बर। ठीक है, तो चट्टान के जो चैम्बर्स होते हैं खासकर ज़मीन में खोदे जाते हैं, इसके लिए पूरी फैसिलिटीज़ लगती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसके बाद सारा काम होता है। तो रॉक कैवर्न्स में अभी तक तो हम पेट्रोल को रखते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है सॉल्ट कैवर्न्स। अब ये नया भी नहीं है, यूएस क्योंकि इसको अपना रहा है। तो अभी इंडिया पहली बार सॉल्ट कैवर्न्स बनाने वाला है। यानी आप ऐसा इमेजिन करो, नमक की गुफा जो है, नमक के जो केव्स होंगे वहाँ पर हम तेल को रखेंगे, वहाँ पर हम अपना जो कच्चा तेल है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या वो फैलेगा नहीं, नमक को बर्बाद नहीं करेगा? नहीं। वो क्यों? आगे चलो अब समझते हैं एक एक बात करके। ये हमने ओवरव्यू ले लिया पूरे आर्टिकल का कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको बताई है ना, बहुत अच्छे से स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हो, वो सारी की सारी बातें मेंशन की गई हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारी एक गवर्नमेंट ओन्ड एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म है, एक कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करके। तो ये जो कंपनी है ना, इसने इस पर्टिकुलर सॉल्ट कैवर्न वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी शुरू कर दी है। और ये जो नमक के अंदर में तेल को रखने का जो ये टेक्निक अपनाया जा रहा है, ये राजस्थान में किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे जो सॉल्ट रिजर्व्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉल्ट कैवर्न्स बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, मतलब सॉल्ट के डिपॉजिट्स राजस्थान में कई सारे हैं। तो वो जहाँ पे सॉल्ट का डिपॉजिट होगा वहीं पर हम इन सॉल्ट कैवर्न्स को, इस प्रकार के चैम्बर को बना पाएंगे जहाँ पे हम अपने कच्चे तेल को स्टोर कर सकें। अब ये सॉल्ट कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स होते क्या हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, ये ना कुछ अंडरग्राउंड स्पेसेस होती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर में यहाँ पर जो जगह है वो खाली की जाती है। और वो कैसे की जाती है? पहले आपने समझना होगा, रॉक वाले में जो चट्टान वाला होता है, जो नॉर्मल तरीके से अभी हम तेल को रखने का काम करते हैं, वो ये करते हैं कि जो चट्टान है, नीचे रॉक है, उसके अंदर गड्ढा किया जाता है ना, उसके अंदर एक चैम्बर बनाया जाता है और उसमें फिर तेल को स्टोर किया जाता है। लेकिन अभी जो सॉल्ट की बात की जा रही है, उसमें क्या होता है ना दोस्तों, ये वाला पिक्चर आप देख सकते हो। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, नीचे यहाँ पे ज़मीन के नीचे जो सॉल्ट डिपॉजिट है, जो नमक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, इस नमक के अंदर एक जगह को खाली करेंगे। कहोगे इतना नीचे नमक की जगह को कैसे खाली किया जा सकता है? मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे मान लो कहीं पर नमक रखा है, आप उस पर पानी डाल दो, तो वो नमक पानी में घुल जाएगा या नहीं घुल जाएगा? कहोगे घुल जाएगा। वही काम यहाँ पे भी किया गया है। तो क्या हुआ, एक पाइपलाइन के माध्यम से हमने क्या इस सॉल्ट डिपॉजिट के अंदर में, यानी कि बीच में कहीं पर पानी छोड़ दिया, और वो पानी इकट्ठा करने के बाद में इसमें पानी भर गया, और वो पानी ने क्या किया, नमक को घुला लिया अपने अंदर में। ठीक है, तो जो नमक था वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया और ये जो स्पेस है वो खाली हो गया। कहोगे वो पानी कहाँ गया? पानी को हमने निकाल लिया बाहर यहाँ से। ठीक है, तो पानी हो गया, ये पानी निकाल लिया, उसमें यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, तो वो स्पेस खाली हो गया। अब ये जो स्पेस खाली हो गया है ना, इसी स्पेस का हम लोग यूज़ करेंगे कच्चे तेल को रखने के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, आगे चलते रहो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे अभी आपने देखा, ये जैसे हम लोगों ने बना दिया है एक स्टोरेज। इस स्टोरेज को अगर अपन जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो नमक है इसके अंदर यहाँ पे स्पेस बनाया, पानी है, और उस पानी को, जो ये पानी बन जाता है अंदर ना, नमक घुल के पानी छोड़ा था हमने स्पेस खाली करने के लिए, उसको ब्राइन वाटर बोलते हैं। फिर उस ब्राइन वाटर को हमने एक तरफ से निकाल लिया। ठीक है, अब पानी को एक तरफ से पानी डाला हम लोगों ने, फ्रेश वाटर, वो घुल गया, उसने स्पेस खाली कर दिया, दूसरी तरफ से हमने निकाल दिया। अब ये जगह हो गई खाली। अब इस खाली जगह का हम यूज़ करेंगे कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए। दोस्तों वही चीज़ ना यहाँ पे आपको लिखित में भी देखने को मिल जाएगी। सॉल्ट कैवर्न्स आर अंडरग्राउंड स्पेसेस फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सॉल्यूशन माइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सॉल्यूशन माइनिंग रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो सॉल्यूशन माइनिंग में क्या किया जाता है कि हम लोग सॉल्ट को डिसॉल्व करवाते हैं पानी में, और उस एक जगह का जो स्पेस है उसको हम लोग खाली करते हैं। ठीक है, इसमें होता कैसे, काम कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इससे हम लोग इसका एक स्पेस खाली कर सकते हैं। ये तो ना नमक वाले प्रोसेस का बात कर लिया। जो नॉर्मल रॉक वाला होता है, चट्टान वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा ज़मीन को खोदना पड़ता है, बहुत गहराई में खोदना पड़ता है, ऑयल रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं और बड़े बड़े केव्स बनाने पड़ते हैं, है ना। उसमें जो ये चट्टानें होती हैं, इनकी चट्टाने की जो दीवारें होती हैं, वो बेसिकली उस तेल को स्टोर करके रखती हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टलीस्ट प्रोसेस भी है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्किल्स भी ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्ट वाले की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ठीक है, हम लोग समझ गए कि सॉल्ट बेस्ड कैवर्न जो है वो क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब कुछ समझ में आ गया है।
लेकिन ये बताओ, ये रॉक वाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, रॉक वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा इसका। ऐसे कैसे, ये समझते हैं। देखो, जो ये नमक वाले गुफा के अंदर तेल को स्टोर करने का प्रोसेस है, सॉल्ट कैवर्न वाला, ये जो डेवलपमेंट है ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको दिखाया, और फास्टर है। बहुत जल्दी आप इस तरीके से जो स्पेसेस हैं, जो एक तरीके से एरिया है, वो खाली कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। जो सॉल्ट कैवर्न ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ना, ये कह सकते हो कि नेचुरली हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे होते हैं। इसमें सीधा हमने यहाँ पर नेचुरली तैयार करने के बाद में ऑयल को इसमें स्टोर करके रख लिया है। एक रिपोर्ट आई थी MIT इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस की साइड से, और उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया था कि ऑयल को अगर हम नमक में, जो है नमक की गुफा में स्टोर करके रखते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेटर प्रोसेस है हमारे रॉक वाले से। क्योंकि यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर आपने ये बताया था कि पानी डालेंगे और पानी जो है कहीं ना कहीं नमक में घुल जाएगा और वो एरिया को खाली कर देगा, तो क्या हम तेल डालेंगे तो तेल से नमक बर्बाद नहीं होगा? वो भी तो डिस्ट्रॉय हो सकता है नमक भी, या फिर तेल में नमक घुल सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो ऑयल की एब्जॉर्बेंसी होती है वो बहुत कम होती है, यानी नमक ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता। अब नमक तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने अंदर सोखेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो नमक उस पर्टिकुलर एरिया में स्टोरेज में स्टोर हुआ रहेगा, एज इट इज़ यहाँ पे वो तेल वहाँ पे रहेगा। मतलब एक नेचुरल सा बैरियर बना दिया गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसमें जो हमारा तेल है वो तेल बचा हुआ रहेगा, तेल नमक को नहीं सोखेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से इस प्रकार के सॉल्ट कैवर्न्स बनाए जाते हैं। क्या ये काम किसी ने किया है? केवल हम ही दिमाग लगा रहे हैं? देखो, ये काम ऑलरेडी किया जा चुका है। अमेरिका सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना, वो सबसे बड़ा रिजर्व है। 700 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा तेल अमेरिका ने स्टोर करके रखा है अपने देश में, और ज़्यादातर तेल कहाँ पे स्टोर किया है? उन्हीं सॉल्ट कैवर्न्स के अंदर में। तो अमेरिका ऑलरेडी यहाँ पर इस फैसिलिटी को लेकर चल रहा है। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि आपसे पूछा जा सकता है, चाहे इंटरव्यू के एस्पेक्ट से ही पूछा जा सकता है, कि सॉल्ट कैवर्न टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, है ना, इसकी खास बात क्या हो सकती है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। देखो, ये जो स्टोरेज है, जैसे मैंने आपको बताया है, सस्ते दाम में तैयार हो सकता है, चीपर है, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो रॉक वाले होते हैं, जो चट्टान वाले होते हैं, वहाँ पे आपने थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको थोड़े ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी लगते हैं। और अभी राजस्थान को चुना गया है, क्यों? क्योंकि राजस्थान में सॉल्ट का फॉर्मेशन इनफ मात्रा में है, अच्छी खासी मात्रा में सॉल्ट का फॉर्मेशंस आपको नज़र आएंगे। इस वजह से हमने वहीं पर जो ये रिजर्व्स है वो बनाने हैं। उसके अलावा अभी ना राजस्थान में और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि एक रिफाइनरी प्रेजेंट है बाड़मेर में, मतलब राजस्थान में एक रिफाइनरी है बाड़मेर में, जो कि कच्चे तेल को रिफाइन करने का काम करती है, प्लस क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की पाइपलाइन भी राजस्थान के अंदर में है। तो इस वजह से राजस्थान एक सूटेबल जगह बन रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन भी है, सारी चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम इस वजह से वहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो उठा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है, सर हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? केवल फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पर नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें कुछ चुनौतियों का फेस करना पड़ सकता है। वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, जो भारत की कंपनीज़ हैं ना, उनके पास में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है ही नहीं कि हम इस प्रकार की जो सॉल्ट कैवर्न्स है वो बना सकें। ये स्टोरेज बनाने के लिए हमारे पास में एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि हम भी पहली बार ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी कंपनी है, उन्होंने जर्मनी के साथ में पार्टनरशिप करी है इसको डेवलप करने के लिए, ताकि अपना जो नॉलेज गैप है, क्योंकि हमारे पास में इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हम वो नॉलेज को उनसे गेन कर सकें। दूसरा फैक्टर, भाई कहाँ पे बनाना है उस जगह को ढूंढना, कंस्ट्रक्शन करना, यहाँ पर भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या भारत के पास में इतना सारा तेल है? कितना तेल है? क्या हमारे पास में ढेर सारा तेल हम स्टोर करके रखेंगे? मैं आपको समझाता हूँ वो वाली चीज़, कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने भी कई सारे रिजर्व्स ऑलरेडी बना रखे हैं। क्या भारत के पास में ऑलरेडी रिजर्व्स हैं? हाँ बिल्कुल हैं। और जितने भी रिजर्व्स हैं वो कौन मैनेज करता है? वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। आपको पता है अभी हमारे पास में कच्चे तेल का स्टोरेज है, कहाँ कहाँ पर है? मैंगलोर कर्नाटका में है एक, दूसरा विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में, और तीसरा पदूर, वो भी कर्नाटका में। फेज़ 1 के तौर पर हम देखें तो ये 3 जगह है जहाँ पे ऑलरेडी हमारे रिजर्व्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हमने तेल स्टोर करके रखा है। कितना तेल स्टोर किया हुआ है? 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास का तेल हमने स्टोर करके वहाँ पे रख रखा है। अब कुछ और नई जो स्टोरेजेस है वो भी बनाई जा रही हैं। कुछ नई रिजर्व्स कहाँ पे बन रही हैं? चांदीकोल ओडिशा के अंदर में, उडुपी कर्नाटका के अंदर में। तो 2 स्टोरेजेस को और तैयार किया जा रहा है।
वैसे अभी मैं बताऊं तो भारत के पास में टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5.33 मिलियन मैट्रिक टन की हम इतना तेल स्टोर करके रख सकते हैं। तो मतलब देश में सपोज़ यहाँ पे कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो हम अपना इस स्टोरेज का यूज़ करके 10 दिन तक, लगभग 9 से 10 दिन तक इस तेल को चला सकते हैं। लेकिन 9 से 10 दिन बाद ये तेल भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से स्टोरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जो रिजर्व्स हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं, इससे भारत की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इससे यहाँ पे जो हमारा ऑयल का रिजर्व है उसमें 6.5 मिलियन टन के आसपास तेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इंडिया के पास में अभी जो फैसिलिटी है, मतलब 5.33 मिलियन टन तो दो ऊपर के 3 रिजर्व से हो गया। अभी जो नए रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं उसमें भी इतना हम स्टोर करके रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिया के पास में टोटल 22 दिन का तेल होगा। यानी कि 22 दिन तक भी अगर हमारे देश में कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो पाती है किसी कारण की वजह से, तो हम इस रिज़र्व का यूज़ कर सकते हैं अपने तेल की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो 22 दिन का रिज़र्व हमारे पास से बना हुआ रखा हुआ है। लेकिन आपको पता होगा इंडिया में रिफाइनरीज़ हैं, है ना। रिफाइनरीज़ का ही तो मेन काम होता है कच्चे तेल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलना। तो वो रिफाइनरीज़ के पास में, उन कंपनियों के पास में भी कई सारा तेल रखा हुआ है। तो अगर हम कंपनियों का तेल प्लस जो हमारे रिजर्व्स है उन सबको मिला दें तो टोटल 65 डेज़ का पैकेज हमारे पास में है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 87 डेज़ का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो काउंट नहीं होता है। जो मेन काउंटिंग होती है वो यहाँ पर रिजर्व्स की होती है, जो भंडार हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है जहाँ पर तेल रखा हुआ है। समझ गए। उसके बाद में आपको पता होगा एक बॉडी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की बॉडी। इसने ना भारत को इनवाइट किया था 2017 में, सॉरी इसने अभी रिसेंटली 2022 में इनवाइट किया था, पिछले साल की बात है। बोला था कि आओ हमारे मेंबर बन जाओ। लेकिन पता है इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पाया था। इंडिया अभी तक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का केवल और केवल एक एसोसिएट मेंबर है, एक परमानेंट मेंबर नहीं है। तो फुल टाइम मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इंडिया के पास में कम से कम 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, 90 दिन तक का हमारे पास में रिजर्व होना चाहिए, बट हमारे पास में 90 दिन का रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व के बेसिस पर देखें तो लगभग 22 डेज़ का है, और सबको मिला लें कंपनीज़ को, रिफाइनरीज़ को, तो फिर 87 डेज़ का है। 90 दिन का अभी भी रिजर्व हमारे पास में टोटल नहीं है। इस वजह से इंडिया इसका मेंबर भी नहीं बन पाया। समझ गए इस बात को। तो समझना पड़ेगा कि हाँ, ये रिजर्व को रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही बताता है राइटर कि हमें क्यों है ज़रूरत इन पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी को बढ़ाने की, क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, और हमारा इंपोर्ट 85% है। आप खुद इमेजिन करो, हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा तेल यूज़ कर रहे हैं, और 85% जितना भी तेल हम यूज़ कर रहे हैं उसका 85% इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास में रिज़र्व ज़्यादा दिन का होना भी ज़रूरी है, ताकि हमें कम से कम इतना टाइम तो मिल जाए ना कि बीच में हम कोई जुगाड़ करके दूसरे देश से पेट्रोल को खरीद सके अगर कहीं पर रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो इतने दिन का रिजर्व तो हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि 85% की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है, इस चक्कर में हमें नए नए रिजर्व्स को बनाना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी अपने जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बोला, नए रिजर्व्स बन रहे हैं, उड़ीसा में बन रहा है, पोदुर में बन रहा है यहाँ पर एक नया रिजर्व। उसके अलावा जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत के पास में अभी टोटल, अभी के समय पर, करेंटली समय पर बात करें तो अभी केवल 9.5 डेज़ की डिमांड हम पूरी कर सकते हैं। यानी 9.5 डेज़ का जो रिजर्व है हमारे पास में रखा हुआ है। ठीक है, 39 मिलियन बैरल्स के आसपास जो कच्चा तेल है हमने स्टोरेज करके रखा हुआ है उसका। तो इस स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, सॉल्ट कैवन का। आर्टिकल भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना सारी चीज़ों को। चलो अब आगे आते हैं ना। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कई सारे लोग यहाँ पर पेड ग्रुप्स को लेकर पूछ रहे हैं, सर क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूँगा, आज मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। आपको बताऊँगा कि जो हमारा पब्लिक अवेलेबल ग्रुप है प्लस ये जो पेड ग्रुप है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज़, मुझे प्लीज़ ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हिंदी मीडियम के कितने लोग हैं जो कि इस चैनल पर हैं और हिंदी मीडियम में पीडीएफ की डिमांड करते हैं। ठीक है, उनको हिंदी मीडियम में पीडीएफ चाहिए। यानी जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो सब आपको हिंदी में चाहिए। मुझे बता देना, मैं हिंदी पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मतलब जून का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 1 जून, 2 जून, 3 जून से लेकर मतलब 8 जून तक का पीडीएफ जो है वो सारे रेडी हैं हिंदी में। हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में भी रेडी हैं बस। लेकिन अभी यहाँ पर उस पर ट्राई किया जा रहा है कि देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बेहतर वो रहेगा। तो आप मुझे बताना कि हिंदी मीडियम के कितने लोग यहाँ पर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। बाकी आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप ज्वाइन करने का एक सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। ये आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और मेंशन कर देना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ पेड ग्रुप ज्वाइन करने में। तो इससे क्या होगा, आपके पास में सारा प्रोसेस लिखा हुआ आएगा कि क्या क्या करना है, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बहुत मिनिमल अमाउंट है, 499 में आपको यहाँ पर ये पेड ग्रुप ज्वाइन करने को मिल रहा है। और 499 में ये लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम एक्सेस, हमेशा के लिए। आपने इस केवल यहाँ पर ये जो पैसा खर्चा है ना, ये पैसा आप वैसे जब पेड ग्रुप में जाओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ 1 महीने में आपका वो पैसा वसूल हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे वो लाइफ टाइम एक्सेस है, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम ये है ना, कॉपीराइट के इश्यूज़ आते रहते हैं बहुत बहुत, तो इस वजह से यहाँ पे वो इशू ही ख़त्म हो गया अब। तो काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी मेक श्योर करें उसको ज्वाइन कर लें। आपकी स्टडी में कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई कॉपीराइट वगैरह के इश्यूज़ वगैरह नहीं होंगे, कोई सब्सक्रिप्शन दोबारा नहीं लेना है, कोई वापस को रिन्यू नहीं करवाना है, लाइफ टाइम के लिए एक ही बार आपने एक्सेस लेना है, ठीक है। बाकी एक छोटी सी बात जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, उसको अचीव करवाना है, आप ये कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो, और 200-300 लोगों की कमी है, वो 13,000 होने वाले हैं ना। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जिसको पेज नंबर 10 पर भी कवर किया है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर काम की चीज़ मिल गई है। सरकार ने क्या किया है, खारिफ एमएसपी पर, मतलब जो खारिफ एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा दिया है। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ोतरी की। अब होता क्या है कि आपको पता होगा, जो फसलें हैं ना, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट मिल जाता है, मतलब उनको इतनी कोई टेंशन नहीं होती है फिर यार कि हमें इतना तो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा सरकार की साइड से, इतना तो फ़ायदा हमारा होगा ही होगा। अगर जो हमारे किसान हैं, उनका फसल अगर कहीं पर नहीं बिकता है या कोई इशू हो जाता है, उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ देखो हमें एमएसपी मिलना है, सरकार इतना प्राइस तो हमें देगी, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है हमारे फार्मर्स को हमारी सरकार की साइड से। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अलग अलग फसलों को लेकर अलग अलग मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे। तो सरकार ने अभी जो खारिफ एमएसपी होता है, खारिफ क्रॉप्स के ऊपर जो एमएसपी होती है, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, पहले यहाँ पे था, सॉरी अभी जो है कितना हो चुका है, अभी हो चुका है 2183 रुपीज़ पर कुंटल। तो जो हमारी खारिफ क्रॉप्स होंगी उस पर कुंटल का रेट ये कर दिया गया है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब जो पहला एमएसपी था उससे 143 रुपीज़ बढ़ा दिए गए हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये जो नया एमएसपी है, ये 17 खारिफ क्रॉप्स के लिए, 17 खारिफ क्रॉप्स के लिए जो हमारी है ना। उसके अलावा अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिल पाएगी। इसको लेकर एक पूरा का पूरा मीटिंग हुआ था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का, जिसको हमारे पीएम मोदी ने चेयर किया था। उसके बाद जाकर ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो क्या एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, देखो कहीं नहीं पूछा जाएगा सरकार ने ये बढ़ाया, इतना रुपया बढ़ाया, ऐसी चीज़ें कहीं नहीं पूछी जाएंगी। तो करना क्या है, आपने पीछे का कॉन्सेप्ट जानना है, एमएसपी होती क्या है, देता कौन है, प्लस यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा पूछी जाती है। तो ये करंट को स्टैटिक से लिंक करने का प्रोसेस होता है ना। इस वाले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 और 2 दोनों के साथ में लिंक कर पाओगे। इवन हमारे सिलेबस में डायरेक्टली यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंशन्ड है। तो आपने आर्टिकल किसी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, पहली चीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली किसी भी फसलों को लेकर एक छोटा सा मिनिमम प्राइस होता है जो सरकार यहाँ पे फार्मर्स को प्रेजेंट करती है, ठीक है। फार्मर्स को यहाँ पर एक सपोर्टिव तौर पर प्रोवाइड करवाती है, यानी कि फार्मर्स को इससे कोई ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर इतना अमाउंट तो मुझे मिलना ही मिलना है। ये एक ऐसा प्राइस है जो कि हमारी सरकारी एजेंसी पे करती हैं जब सरकारी एजेंसी हमारे किसानों से फसलों को खरीदती हैं, ठीक है। तो किसानों से फसलों को खरीदा सरकार ने, वही आपको क्या होता है, आपको पता है ना, राशन में सामान मिल रहा होता है, गेहूँ मिल रहा है राशन में, चावल मिल रहा है, वो किसानों से खरीदी हुई फसलें हैं, ठीक है, और वो एमएसपी पे ली गई हैं, समझ गए। अब जो ये एमएसपी है, ये कुछ फसलों को लेकर दी जाती है, सभी को नहीं, कुछ फसलों को लेकर दी जाती है, आपने ध्यान में रखना है। जैसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या बोला कि एमएसपी हम 23 फसलों के ऊपर देंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे, 23 क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पे एमएसपी दी जाती है। उसके अलावा जो गन्ना होता है ना, शुगर केन, उस पर एमएसपी तो नहीं दी जाती, लेकिन फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, यानी वो एक प्रकार की एमएसपी होता है, एक प्रकार का, मतलब एक टाइप, उसी का टाइप कह सकते हो। बट शुगर केन पर अगर आपसे पूछा जाए एमएसपी दिया जाता है, नहीं, एमएसपी नहीं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला है, ये सारी रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने की थी। ये क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। इस बॉडी को जनवरी 1965 में बनाया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बस खाली इसका मेन काम है रिकमेंडेशन करना, एडवाइस देना, बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सरकार उसको मानेगी या नहीं मानेगी, ठीक है।
उसके बाद ये जो बॉडी है ये रिकमेंड करती है कई सारी चीज़ों को, इसने पहले भी रिकमेंड किया है और कई सारी बातें यहाँ पर इसकी मानी भी गई हैं। तो आज के समय में जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ये कौन कौन सी फसलों को दिया जाता है इसको समझ लेते हैं। इनमें 7 सीरियल्स हैं। 7 सीरियल्स में आपका पैडी, वीट, बार्ले यानी कि गेहूँ, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी हो गया, इन पे MSP दी जाती है। उसके अलावा दालों में ग्राम हो गया, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल्स हो गई, ठीक है, इनके ऊपर MSP दी जाती है। ऑयल सीड्स में जो ग्राउंडनट हैं, रेप सीड हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, उसके बाद सिसमम, सनफ्लावर सीड, फिर उसके बाद नाइजर सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार UPSC ने 2023 में सवाल पूछा था, क्या नाइजर सीड पर सरकार MSP देती है? हाँ जी, बिल्कुल देती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। अब की बार पूछा गया था ये सवाल, अब की बार 2023 के प्रीलिम्स में, आपने देखा भी होगा। तो ऑयल सीड्स यहाँ पे ये वाली हो गई जिस पे MSP दी जाती है। उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स में आप देख पाओगे हमारी रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया, कोपरा हो गया और शुगर केन हो गया। और शुगर केन पर स्पेशली फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दिया जाता है। तो ठीक है, इतनी बातें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि UPSC ने 2015 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था और अभी 2023 का तो मैंने आपको बताया इस साल आया था। 2015 में भी एक ऐसा सवाल आया था। 2015 में सवाल क्या था कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन कौन अप्रूव करता है? जो FRP दी जाती है शुगर केन के ऊपर, इसका अप्रूवल कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशंस ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशन आता है वो यहाँ पर अप्रूव किया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। समझ गए इस बात को? तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक आखिरी चीज़ दोस्तों, ये वाला जो चार्ट है मैं आपको PDF में दे दूंगा, प्लीज़ इस चार्ट को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सारी फसलों दिए गई हैं कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। जैसे राबी क्रॉप्स हमारी अक्टूबर में लगाई जाती हैं और दिसंबर में, मतलब अक्टूबर दिसंबर में लगाई जाती हैं, अप्रैल से जून में इनकी कटाई होती है। इसमें वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी राबी क्रॉप्स होती हैं। खारिफ में आप देख पाओगे जून जुलाई में लगाई जाती है, इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। जैसे राइस, मेज़, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी की सारी खारिफ क्रॉप्स हैं और इन्हीं पर MSP भी दी जाती है। ये आपने देखा होगा, अभी यहाँ पर इस पर MSP जो है बढ़ा दी गई है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो खारिफ के ऊपर, खारिफ क्रॉप्स पर MSP को इंक्रीज़ किया गया है। फिर ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि यहाँ पर खारिफ क्रॉप और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारी राबी क्रॉप के बीच वाले हिस्से में, बीच वाला जो सीज़न होता है उसमें उगाई जाती हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर क्रॉप्स हो गई, उन सबको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये भी पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा, इतना तो ध्यान रखना होगा क्योंकि ये UPSC है, यहाँ पर डेप्थ मांगी जाएगी। जैसे अब की बार इसको प्रूव भी कर दिया गया है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा से ही डेप्थ में चीज़ों को पढ़ाता हुआ आया हूँ, हर एक चीज़ को कवर करता हुआ आया हूँ। यहाँ पे एक सवाल आप देख सकते हो, ये सवाल पूछा गया था 2008 में। सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। आपको कुछ फसलों के नाम दिए गए, A कॉटन, B ग्राउंडनट, C राइस और D वीट। अब ये जो 4 फसलें हैं इनमें से बताना है कि इनमें से खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 and 3, ऑप्शन B 2 and 3, ऑप्शन C 1 2 and 3, या फिर ऑप्शन D 2 3 and 4। ज़रा आप इसका आंसर दोगे, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ज़रा इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और लिखना 2008 का PYQ का आंसर ये है। इनमें से खारिफ क्रॉप्स कितनी है, ज़रा बताओ कौन कौन सी हैं ना। दोस्तों अगले आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैंने आपसे बोला था कि आज के वीडियो में मैं इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल, मतलब जो सुबह वाला वीडियो है ना, वो मैं कल शाम तक काफ़ी बिजी रहा तो यार मैं इसको कर नहीं पाया, तो मैंने दोनों आर्टिकल्स को मर्ज कर दिया आज के इस वीडियो में। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा आज ज़्यादा रेलिवेंट है। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है जहाँ पे बोला जा रहा है पिछले 3 सालों में जो सरकार है, सरकार ने 46 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिसबर्स किया है, स्ट्रीट वेंडर्स को दिया है 46 लाख रुपए का लोन। अब ये जो पैसा दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो हमारे सड़कों पर, फड़ों पर जो रहते हैं लोग, अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं कुछ बेच बाच के, तो जो हमारे वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, इन सब की हेल्प के लिए यहाँ पर ये लोन दिया गया है पिछले 3 सालों में। और ये एक स्कीम के तहत दिया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, जिसका नाम है PM स्वनिधि स्कीम। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि PM स्वनिधि स्कीम एग्जैक्टली क्या है और कितनी ज़्यादा सपोर्टिव ये रही है इंडिया के प्रति। बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होती हुई चलेंगी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि लगभग 46.54 लाख जो स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, जो छोटे छोटे लोन हैं, वो अभी अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए हैं, है ना। और ये सारा काम किया गया PM स्वनिधि के अंडर में। PM स्वनिधि की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, हर साल कम से कम जो सरकारी स्कीम्स होते हैं ना, उनको लेकर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और अब की बार भी 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड देखे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया। वैसे इस PM स्वनिधि स्कीम को हमने 1 जून 2020 में लॉन्च किया था, तब से अब तक इतना लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है।
ये बात आपको समझ में आ गई है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे कई सारे लाख रुपए का जो लोन है वो रीपेमेंट भी हो चुका है, लगभग 40% का जो लोन है वो रीपेमेंट कर दिया गया है, ऐसा भी यहाँ पर हो गया है। ठीक है, मतलब लोन वापस भी आ गया है। अब पीएम स्वनिधि स्कीम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये ज़रूर से जान लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सीधा यहीं से आपको फीचर्स लिख कर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कितने स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी यहाँ पे सारा रोल हमारी केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार ही फुल्ली फंड करती है। और इसको पैसा कहाँ से आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सारा का सारा पैसा प्रोवाइड करवाती है इस स्कीम को रन करने के लिए। इस स्कीम का मेन मकसद है एक वर्किंग कैपिटल लोन देना, जो हमारे खासकर कोविड की वजह से ना जो छोटे छोटे हमारे वेंडर्स थे, ठेला वाला लगाने वाले लोग थे, फल लगाने वाले लोग थे, उनको नुकसान बहुत हुआ था। तो उनके लिए यहाँ पे लोन वाली स्कीम लेकर आ गई थी कि आप लोन उठा सकते हो, लोन से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, एक सस्ते दाम में लोन आपको मिल जाएगा। समझ गए इस बात को, तो इसलिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया था। और इस स्कीम में ना 3 प्रकार के लोन दिए जा रहे हैं 50,000 तक का, लेकिन पहला वाला है वो 10,000 तक का, सेकंड लोन है वो 20,000 का, और तीसरा वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है। और ये जो लोन होगा ये विदाउट कोलेटरल होगा। कोलेटरल मतलब जैसे आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, कहेगा भाई ये गिरवी रखोगे तब मैं लोन दूंगा, है ना। तो वो जो सामान आपने गिरवी रखना होता है वो आप कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे होते हो बैंक को, कि अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो वो जो आपने सामान रखा है, गिरवी रखा है, वो बैंक का हो जाएगा, बैंक वहाँ से पैसा वसूलेगा। ठीक है, तो ये जो लोन होता है, लेकिन पीएम स्वनिधि के अंदर ये कोलेटरल फ्री होता है, यहाँ पर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सरकार की साइड से आपने लोन मिलना है, आपको वो लोन मिल जाता है। समझ गए इस बात को। दूसरा, अब ये लोन देने वाली बॉडी कौन कौन सी हैं, तो इसमें कुछ एजेंसीज़ को चुना गया है, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। इन सबको अलाउ किया कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर, जो खासकर गरीब लोग हैं, गरीब स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, गलियों में जा जाकर यहाँ पर अपना सामान बेच रहे हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हो, उनको यहाँ पर सस्ते दाम में लोन प्रोवाइड करवा सकते हो। ये बात थी कोविड के समय की। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन यहाँ पर ये लोन ले सकता है, तो पहले हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं। ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम उन्हीं स्टेट्स और उन्हीं यूनियन टेरिटरीज़ के बेनिफिशरीज़ के लिए अवेलेबल है जिन्होंने इस स्कीम के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लागू कर रखा है। जैसे कुछ राज्य, जो भी यूनियन टेरिटरी होंगी, अगर वहाँ पे रूल्स एंड स्कीम्स अंडर स्ट्रीट वेंडर, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 का ये एक्ट लागू है वहाँ पर, तो इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर जहाँ पे लागू नहीं है तो इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय के अंदर में जो बेनिफिशरीज़ हैं ना, इनका खुद का अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट देखने को मिल पाएगा, तो इनका खुद का यहाँ पर ऐसा कानून आपको नज़र आएगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो खासकर शहर वाले एरियाज़ में गली गली में घूम कर यहाँ पर अपने सामान को बेच रहे हैं। स्टार्टिंग में मतलब जब शुरुआत में स्कीम को लेकर आया गया था तो पहले सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अवेलेबल करवाया गया था ये, और उनकी हेल्प के लिए था जो 24 मार्च 2020 में जब कोरोना का समय चल रहा था तब यहाँ पर वो वेंडिंग कर रहे थे, है ना, उन्हीं के लिए स्पेशली स्कीम को लेकर आया गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इंटरेस्ट सब्सिडी भी यहाँ पर दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोन दिया गया किसी स्ट्रीट वेंडर को, और उसने उस लोन का अर्ली रिपेमेंट कर दिया तुरंत, यहाँ पे मतलब जल्दी समय से पहले उस लोन को चुका दिया, तो उस व्यक्ति को ना, जिसने लोन चुका दिया है, उसको एक कह सकते हो कि सब्सिडी भी दी जाएगी, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 7% की, उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत यहाँ पे उसको ये जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट लिमिट एक्सपेंशन, यानी कि ये मतलब है कि मान लो कोई हमारा जो स्ट्रीट वेंडर है वो यहाँ पर लोन ले रहा है और लोन को चुका रहा है, ठीक है, समय पर, अगर वो यहाँ पे समय से पहले ही लोन को चुका दे रहा है, अर्ली रीपेमेंट कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रीट वेंडर है ना, वो थोड़े बड़े लोन को ले सकता है। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में 10,000, 20,000, फिर 50,000, तो लोन थोड़ा बड़ा लोन उठा सकता है अगर वो पैसा समय से पहले चुका दे रहा है तो। समझ गए इस बात को। आगे आते हैं, फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा भी होगा कई सारे जो बैंक होते हैं ना, या कई सारे जो लैंडर्स होते हैं, अगर आप उनको लोन पहले चुका दोगे, समय से पहले यहाँ पे लोन चुका दोगे, तो वो एक पेनल्टी चार्ज करते हैं आपके ऊपर, कि एक पेनल्टी लगाई जाती है कि आपने समय से पहले लोन चुका दिया है। बट यहाँ पे कोई ऐसी पेनल्टी वगैरह नहीं है, आप अर्ली रीपेमेंट कर सकते हो, आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये केवल और केवल वेंडर्स के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है। उसके अलावा ये स्कीम कहीं ना कहीं हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसको बढ़ावा देगी, क्योंकि सारा काम डिजिटली हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से सारा काम हो रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है, प्लस यहाँ पे सभी स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया गया है, तो एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है ना। उसके अलावा अब ये स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन है, मैं आपको समझा ही चुका हूँ, जो कि यहाँ पर गली गली में घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लगा रहे हैं, फुटपाथ पर, पेवमेंट पर, अलग अलग जगह पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं।
हमारे भारत में टोटल कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो एक डेटा ध्यान रखना, एक स्टैटिस्टिक्स बताता यह है कि 50 लाख के आसपास यानी कि 49.48 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया में आइडेंटिफाई करे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा है 8.49 लाख के आसपास, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.4 लाख के आसपास, और दिल्ली के अंदर में 72,457 स्ट्रीट वेंडर्स आपको नज़र आएंगे। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है, सिक्किम में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है, ऐसा एक डेटा हमें बताता है। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों, आएंगे वर्ल्ड पेज पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला और इकलौता आर्टिकल वर्ल्ड पेज पर ये वाला है। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना, हज़ारों लोग अपने घर छोड़ छोड़कर भाग चुके हैं। क्यों? यूक्रेन में एक डैम है, वही डैम जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था, मैप में जाकर देख लेना, क्या नाम है, काखोवका डैम। तो वो जो डैम है वो यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा, वो डैम टूट गया, और डैम टूटने की वजह से ये आप देख पा रहे होगे यूक्रेन के उस डैम के पास का जो सिनेरियो है ये है, घरों में पूरी तरह से पानी भर चुका है, सारे घर यहाँ पर डूब चुके हैं, अब लोग यहाँ पर ये एरिया छोड़ छोड़कर निकल चुके हैं। तो डैम टूटने को लेकर अब ये जो रशिया और यूक्रेन है ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यूक्रेन बोल रहा है रशिया ने किया है, रशिया बोल रहा है यूक्रेन ने खुद किया है ना। इस प्रकार की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। तो आपने छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर से इस डैम के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसे आपकी बार ज़ैपोरिज़िया के बारे में पूछ लिया गया था, है ना। ये देखो ज़ैपोरिज़िया, आपकी बार क्वेश्चन पूछा गया था, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, 2023 में आया था ज़ैपोरिज़िया को लेकर। तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली यूक्रेन में ही है, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी डैम जो है उसका नाम क्या है, काखोवका डैम, ठीक है, याद रखना काखोवका डैम ये यूक्रेन में है। तो हुआ क्या, ये जो डैम है ये टूट गया, और इस डैम के टूटने की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए कि हज़ारों लोगों को यहाँ पे अपना घर जो है वो छोड़कर निकलना पड़ा। काखोवका डैम बनाया गया था 1956 में, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कौन सी नदी पर बना है, निप्रो नदी पर बना है, ठीक है, DNIPRO रिवर यहाँ पर यह है, निप्रो नदी इस पर बना है, निप्रो नदी पर ये पूरा डैम बना है। और ये जो डैम है ये हमारे काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ही एक हिस्सा है। ये डैम कई सारी जगह पर पानी को सप्लाई करता है, इवन जो क्रीमिया वाला रीजन है, क्रीमिया वाला वो हिस्सा है जो कि रशिया ने कब्जा रखा है, यूक्रेन का हिस्सा था बट रशिया ने कब्जाया, 2014 में कब्जाया था। तो क्रीमिया पेनिनसुला में भी आप कह सकते हो ये पानी जाता है यहाँ से, है ना, इस डैम से। उसके अलावा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि अभी रशियन कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जो पानी जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करना पड़ता है, तो उसके लिए भी जो पानी वो यहाँ पर इस डैम की मदद से जाता है। तो आप समझ गए कि डैम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, यहाँ से पानी सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या काखोवका डैम को, ये पता नहीं है। यूक्रेन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो रशिया रिस्पॉन्सिबल है, यूक्रेन बोला रशिया जिम्मेदार है, रशिया बोला यूक्रेन जिम्मेदार है, रशिया की साइड से बोला गया यूक्रेन जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ठहरा रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ पर यह नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, किस वजह से ये जो डैम है वो ब्रीच हुआ है। सवाल यह इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इम्पैक्ट काफ़ी बुरा पड़ा है। जो सिविलियंस हैं उनका इवैक्यूएशन करवाया गया, उनको उस जगह से निकाला गया। कह सकते हो 22,000 जो लोग हैं वो अभी अलग अलग 14 जगह में भी रिस्क में हैं, वहाँ पर भी ये जो फ्लडिंग है वो पहुँच सकती है। तो अपने आप में डिज़ास्टर तो हो ही रहा है, समझ गए इस बात को। उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैंने आपको बताया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। रशिया के कंट्रोल में यह पावर प्लांट आज के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। वो पानी सारा का सारा काखोवका डैम से आता है। अगर आपको डैम की लोकेशन देखनी है तो यहाँ पर आप इस एग्जैक्टली इस वाले पिक्चर को देख सकते हो। ये आपको निप्रो नदी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ये काखोवका डैम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा एग्जैक्टली, समझ गए। चलो आगे आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशंस के साथ में आप लिंक कर पाओगे। तो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति जो श्री गजेंद्र सिंह हैं, इन्होंने अभी यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन को लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सरकारी स्कीम की बात हो रही है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन से भी लिंक कर पाओगे। हम बायोगैस के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, कितना बड़ा यहाँ पर कैसे जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे इस आर्टिकल में कवर हो रहे हैं। और PIB का आर्टिकल है, यहाँ पे सरकार डायरेक्टली डेटा पब्लिश करती है, तो इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या है कहना है यहाँ पे। इसी वजह से मैंने बोला था आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से भी आर्टिकल लिए हैं और आप भी देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया आज के वीडियो का। तो आर्टिकल है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन लॉन्च स्कीम के बारे में। तो अभी यहाँ पर इस प्रकार का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, ये अभी लॉन्च करी गई है और सरकार के इनिशिएटिव के तहत लॉन्च की गई है। सरकार का एक इनिशिएटिव है कि जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उससे हम कैसे वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, कैसे उससे पैसे को जनरेट कर सकते हैं और अपनी सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि जो कचरा है, जो वेस्ट है,
वो वापस से हमारी इकोनॉमी में आ सकता है, उससे पैसे जनरेट किया जा सकता है, कैसे हम यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, इस पर कई सारे इसके फीचर्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पर इस पोर्टल को डेवलप किया है। डेवलप इसलिए किया है ताकि हम क्या कर सकें, अलग अलग जगह पर जो CBG प्लांट्स होते हैं वो लगा सकें, यानी बायोगैस या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को लगा सकें। तो मेन फोकस हमारा यही है, बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के ऊपर में। दोस्तों पहले मैं आपको यही बता देता हूँ बायोगैस होता क्या है, क्योंकि पूरे आर्टिकल में बायोगैस का डिस्कशन किया जा रहा है। देखो, बायोगैस की जब बात करते हैं, एक ऐसी गैस है जो कि मतलब एक इसमें हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा, जो कि जल सकती है गैस, और ये एक हीट को और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इस गैस को जलाओगे तो इससे हीट जनरेट होगी और एनर्जी जनरेट होगी। बायोगैस बनती कैसे है, तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस से, जिसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, बायोलॉजिकल वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ये वाला आप पिक्चर देखो, जैसे यहाँ पर गाय भैंस हैं, गाय भैंस का गोबर हो गया, है ना, जो हमारी फसलें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं वो वेस्टेज हो गया, वेस्ट वाला गंदा पानी हो गया, जो आपने खाना खाया उसके अलावा जो फूड वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें को हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारा का सारा वेस्टेज है, ये सब वेस्ट ही तो क्या कर रहा हूँ, फेंकोगे वैसे भी, लेकिन क्या करेंगे, इन सब वेस्टेज को मिलाकर हम एक एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल देंगे, और ये डाइजेस्टर क्या करेगा, हमें बायोगैस प्रोड्यूस करके देगा। बायोगैस से बायोमीथेन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा यहाँ पर उसी बायोगैस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ हीट के तौर पर, क्योंकि मैंने बोला था ना, इस गैस को जलाओगे तो आपको हीट मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, है ना। इसी से हम लोग को बायोमीथेन मिल जाएगा, जिसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, गैस ग्रिड में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसी में से डाइजेस्टेट भी निकलेगा। उस डाइजेस्टेट का आप यहाँ पे अपने फर्टिलाइज़र में, खाद के तौर पर, मिट्टी में, उसके बाद में लाइव स्टॉक बेडिंग में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कई सारी जगह पर यहाँ पर वो वेस्ट यूज़ हो सकता है। तो मतलब प्रॉपरली एक वेस्ट से प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया, और इससे भी जो वेस्ट निकलेगा उसका भी प्रॉपर यूज़ कर लिया जाएगा। समझ गए। तो ये है यहाँ पर बायोगैस का कॉन्सेप्ट। अब वीडियो रुक गया था क्या एकदम से, मुझे लगा वीडियो स्टक हो गया था। कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट सी गैस निकल कर आ रही है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस से, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकल कर आ रही है, इस वजह से यहाँ पर इसको बायोगैस का नाम दे दिया गया। सिंपल सी बात है। अब इस इनिशिएटिव के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं ना, गोवर्धन ये जो पोर्टल है, इसके तहत हमारा मेन मकसद ये है कि हम बायोगैस प्लांट्स जो हैं उसको सेटअप करें जगह जगह पर। इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का मेन मकसद है एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा का सारा डेटा होगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर, पार्टिसिपेशन को लेकर, कहाँ पर जो हमारे बायोगैस सेक्टर है, जो हमारा ये खासकर CBG प्लांट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो हैं, है ना, इंडिया में कहाँ कहाँ पर लेवल, इसको लेकर सारा डेटा यहाँ पे इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। प्लस इस वेबसाइट पर सारा प्रोसेस भी मिल जाएगा कि कैसे एक जगह पर ये कंप्रेस्ड बायोगैस या फिर बायोगैस के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब इसमें मतलब आप भी लगा सकते हो। हाँ देखो, इसमें एनरोलमेंट कैसे करना होगा, उसके लिए कोई सरकार होगी, सरकार के अलावा कोई कोऑपरेटिव या प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो कि चाहती है कि एक बायोगैस, एक CNG प्लांट को लगाना, CBG प्लांट को लगाना, तो उसके लिए यहाँ पर वो इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। इस वजह से इस वेबसाइट को बनाया गया है। तो आपको रजिस्टर कर पाओगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप उसके बेसिस पर अपना जो बायोगैस प्लांट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर लगा सकोगे। ठीक है। सरकार की साइड से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा एक प्लांट को लगाने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, यानी कि इस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है ना, इसका मेन मकसद है कि फेडरलिज्म को लेकर यहाँ पे काम करना, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करना कि किस प्रकार से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों के अलग अलग मंत्रालय सब के सब मिलकर काम करने वाले हैं बायोगैस प्लांट्स को बनाने के लिए। हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, इन्होंने भी यहाँ पर एक मेन फोकस दिया और बताया है कि ये अच्छा अचीवमेंट है। यहाँ पे आप जो वेस्टेज है उससे वेल्थ को जनरेट कर सकते हो, और इस प्रकार के जो ये प्लांट्स हैं वो लगने चाहिए, है ना। तो ये प्लांट्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। ये जो पोर्टल है ये इंश्योर करेगा कि आप जो अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, है ना, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, बायोगैस प्लांट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, तो इस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा। उसके अलावा ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज से भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ एक जगह पर पॉल्यूशन हो रहा है, अब यहाँ पे जो हम एनर्जी बना रहे हैं ये एनर्जी से हम लोग वेस्ट से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये प्लांट्स लगेंगे तो यहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो भी जनरेट होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन होगा। दूसरी तरफ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उसको भी अचीव कर रहे होंगे, क्योंकि हमने वादा कर रखा है, आपको पता है ना, टोटल 17 गोल्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। उसमें एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी गोल है जो कि अलग अलग देशों को अचीव करना है, तो वो भी हम कर पाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि गोवर्धन इनिशिएटिव है क्या। गोवर्धन इनिशिएटिव, गोवर्धन की फुल फॉर्म है
गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर फुल फॉर्म है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। 2018 में सरकार ने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया था एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तहत, हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे गांव हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पर जो खासकर कैटल वेस्ट होता है ना, गाय भैंसों का जो गोबर होता है, एग्रीकल्चर से निकला हुआ फसलों का जो वेस्ट होता है, उसको हम लोग प्रॉपरली उससे वेल्थ जनरेट कर सकें, उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। ये इसका मेन मकसद है ना, यही मेन इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल पाएगा। उसके अलावा कई सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपना जो कैटल है, जो अपने गाय भैंसों का गोबर है, उसको वेल्थ में जनरेट करने के लिए काम कर रही हैं, उनको मदद प्रोवाइड करवाना, है ना। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करने का ये काम करता है गोवर्धन इनिशिएटिव, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलग अलग बेनिफिट्स हो सकेंगे। कैसे बेनिफिट्स हो सकेंगे? सबसे पहली चीज़, इससे जो पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि अब यहाँ पर ये जो गैस है, इससे एनर्जी जनरेट होगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो हमें कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी नहीं। तो जो क्रूड ऑयल है, इसका जो डिपेंडेंसी, मैंने बोला है ना कि इंडिया जितना भी कच्चा तेल यूज़ कर रहा है आज के समय में, उसका 85% हम अलग अलग देशों से मंगा रहे हैं। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम हो पाएगी, इंपोर्ट कम करेंगे। इससे हमारे देश में लोकल कम्युनिटी के लिए जो रोज़गार है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बनती हुई नज़र आएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रमोशन है वो होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के। तो इसको लेकर हमारा जो पूरा पोर्टल है, जो पूरी वेबसाइट है, वो अभी रिसेंटली लॉन्च कर दी गई है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में एक ही काम का एडिटोरियल है और वो भी इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी मोटी मोटी बात है मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आप देख सकते हो यार, वही सेम आर्टिकल सेडिशन को लेकर, राजद्रोह देशद्रोह को लेकर पिछले 2 दिनों 4 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं बार बार, वही रिपीटेड आर्टिकल, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये हमारे नाइजीरिया को प्रेसिडेंट को लेकर है, ये हमारे काम का है भी नहीं। वैसे भी इकलौता आर्टिकल हमारे काम का है वो ये वाला है, टैकलिंग ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ह्यूमन राइट के जो केसेस हैं, कुत्ते के काटने के जो केसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, है ना। उसको लेकर काफ़ी इशूज़ हैं। कई सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुत्तों को रिप्लेस करने की डिमांड कर, मतलब कुत्तों को एक जगह से हटाने की बात कर रहे हैं कि हटा दिया जाए, है ना। कई बच्चों को यहाँ पे कुत्तों ने काटा है, ऐसे केसेस कई सारे निकल कर आए। इस वजह से ये टॉपिक ना लगातार न्यूज़ बना हुआ है पिछले साल से, ह्यूमन बाइट के डॉग बाइट केसेस का और ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट का, समझ गए। अब ये जो एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन देना है। वो मेंस का क्वेश्चन अच्छे से सुनना ताकि आप अटैम्प्ट कर सको। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन तो नहीं, परसों की बात है, परसों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से जो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, ये अपने तेल के प्रोडक्शन को कट डाउन करते चले जा रहे हैं, है ना। तेल, जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं, ये कम करते चले जा रहे हैं। क्या? क्योंकि इनको लॉस हुआ था, वो लॉस की भरपाई करने के लिए यहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था। आज कच्चे तेल को लेकर कई सारे आर्टिकल हैं, आज आपका मेंस का क्वेश्चन उसी के ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन ओपेक कंट्रीज़, है ना, जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कच्चे तेल को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ कहते हैं। अब ओपेक कंट्रीज़ में कई सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कई सारे देश का मतलब क्या है? जैसे आपने एक ओपेक सुना होगा, ओपेक प्लस सुना होगा। ओपेक में आपको कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ये सब ना ओपेक वाली कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो क्या है ना, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया बहुत ज़्यादा निर्भर है इन देशों के ऊपर में, और इन देशों से ही हम लोग अपना कच्चे तेल की डिमांड को पूरा करते हैं। तो ओपेक ने क्या किया है, अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन जो है अभी कम करना शुरू कर दिया है। ये कम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस समय पर, और डिसाइड किया है कि इन्होंने आगे भी प्रोडक्शन ये कट डाउन करेंगे ताकि इस तेल को महंगा कर सकें और ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो आपको डिस्कस करना है कि प्रोडक्शन कट करने से इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर क्या पड़ेगा। उसके अलावा आपने सजेशन देना है कि हम क्या कर सकते हैं इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए, है ना। जो हमारे ऊपर असर पड़ेगा इस प्रोडक्शन को कम करने से, उस असर से कैसे रोका जा सकता है, कैसे हम लड़ सकते हैं, या कोई नया तरीका जिससे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम हो, ये आपने समझाना है। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो लोग हैं वो उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। भारत अपने कच्चे तेल की मांग को पूरा करने के लिए ओपेक देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। ओपेक अपने कच्चे तेल के उत्पादन को कम कर रहा है और उसने उत्पादन में और कटौती करने का फैसला किया है। इस कटौती के निहितार्थ पर चर्चा करें और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा, लगभग 60,000 के आसपास जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में वहाँ पे जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो।
जब आप अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, नाउ आते हैं अपने इस आर्टिकल के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल है आलोक पर्णा सेनगुप्त साहब ने लिखा है, मैडम है वैसे, तो ये एक एनिमल एडवोकेट हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ चीज़ें लिखी हैं। देखो, अब इस पूरे आर्टिकल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि इंडिया में डॉग बाइट की वजह से जो रेबीज़ होता है, कुत्ते के काटने की वजह से जो रेबीज़ होता है, उसके हालात इंडिया में क्या हैं। देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया रेबीज़ के केसेस में कहीं ना कहीं एक हॉटबेड वाली कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेबीज़ के केसेस हैं। मतलब दुनिया भर में जितनी मौतें हो रही हैं रेबीज़ की वजह से, उसमें 1/3 मौतें इंडिया के अंदर हो रही हैं। हर साल 20,000 लोगों की जान जा रही है, क्यों? इस रेबीज़ की वजह से। जबकि हम इस बीमारी को वैक्सीन के ज़रिए रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह काम नहीं हो पा रहा है। इंडिया के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो खासकर गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30 मिलियन के आसपास है। 30 मिलियंस डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे और इनकी वजह से जो रेबीज़ है वो भी कहीं ना कहीं फैलता हुआ नज़र आ रहा है। रेबीज़ होता कैसे? तो रेबीज़ वायरस की वजह से होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, जो कि रैबिडोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। ये ना एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, यानी कि आरएनए वायरस आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुत्ते, बिल्ली या बंदर के लार में प्रेजेंट होता है। जो उनका थूक होता है ना, सलाइवा, बेसिकली उसमें प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही अगर ये कुत्ता काट लेता है किसी को, तो कुत्ते के काटने की वजह से जो उसका लार है वो एक इंसान के ज़ख्म में लग जाता है और उस ज़ख्म में लगने की वजह से कहीं ना कहीं जो रेबीज़ होने के चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से बोला जाता है अगर कुत्ता काट ले तो तुरंत उसे रगड़ के धो लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए साबुन से, है ना, ताकि यहाँ पे जो उसका सलाइवा है वो आपके घाव में प्रेजेंट ना हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये किसी को रेबीज़ हो जाता है ना, तो रेबीज़ की वजह से एक इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। और दूसरी चीज़, जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो लक्षण दिखने में काफ़ी समय लग जाता है। कभी 4 दिन, कभी 2-2 साल लग जाते हैं लक्षण दिखने में, या फिर कभी इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है कि हाँ भाई अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं कुत्ते के काटने की वजह से। इसी को लेकर ना क्या हुआ कि रिसेंटली कई सारे केसेस निकल कर आए जहाँ पर कुत्ते ने किसी बच्चे को काटा, बूढ़े को काटा, तो ये लगातार न्यूज़ में रहा। क्या वाकई में ये चीज़ें सही हैं या नहीं सही है, कुत्ते को कैसे ट्रीट किया जाए, इसको लेकर कई आर्टिकल्स, हज़ारों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अब क्या हुआ, कई जगह पर कुत्तों को मार दिया गया, है ना, बहुत सारे कुत्तों को मार दिया गया, सभी कुत्ते के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो क्रुएल्टी है, कुत्तों के ऊपर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ये चीज़ भी देखने को मिली है। तो इसी के बेसिस पर एक नया कानून लेकर आया गया था, मैंने डिस्कस भी किया था एबीसी के बारे में, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के कानून आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ना इन नए नियमों में एक मेन फोकस किया गया है, कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो ये डॉग है, ये जो डॉग बाइट केसेस हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, बोला ये जा रहा था कि इंडिया ने लगभग 160 मिलियन केसेस निकल कर आए हैं डॉग बाइट के। 2019 से लेकर 2022 के बीच में 160 मिलियन केसेस हैं स्ट्रीट डॉग्स के, डॉग बाइट केसेस के। तो एक डेटा सबमिट हुआ था पार्लियामेंट में नवंबर 2022 के अंदर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके बाद ना जब ये कुत्ता काट लेता है तो लोगों के अंदर एक भड़ास भरी रहती है कि भाई बदला लेंगे, है ना। तो उस रिवेंज के तौर पर कुत्तों के प्रति काफ़ी अत्याचार हो रहा है ना, एट्रोसिटीज़ काफ़ी हो रही हैं। और कभी कभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि मान लो एक कुत्ता जो है एक मोहल्ले में है जो कि काफ़ी लोगों को काट चुका है, अब दूसरा व्यक्ति जो है उसी कुत्ते को खाना खिला रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना उस फीडर्स को जो खाना खिला रहे होते हैं उस कुत्ते को, उससे भी लड़ाइयाँ कर लेते हैं, उनके साथ में रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। इसको लेकर इन नए रूल्स के अंदर में कुछ प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। ये जो रूल है ना, इन रूल को कहीं ना कहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो रिलेटेड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उससे लिंक करते हुए कई सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है कि देखो, पहले बात ये की जा रही थी कि डॉग्स को रिलोकेट कर दिया जाए, डॉग्स को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, इस रूल का मेन मकसद यह है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर डॉग्स होंगे, जो ये कुत्ते होंगे ना, इनके अंदर आपको स्टरलाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा, इन्हें नसबंदी करवानी होगी, यानी कि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन अधिक है और इस अधिक पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये प्रॉब्लम को रोकने का एकमात्र सोल्यूशन है कि आप ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, नसबंदी करवाई जा सकती है, जिससे यहाँ पर आगे कुत्तों की जो संख्या है वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है, वहीं पर थम जाएगी। और ये जो जिम्मेदारी, इसमें कई सारी जिम्मेदारी लोकल बॉडीज़ को दी गई है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एबीसी प्रोग्राम्स की,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत को दी गई है कि वो यहाँ पर फॉलो करें इन चीज़ों को। उसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस दी गई है कि भैया आपने डॉग को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं छोड़ना है। आपने केवल और केवल ध्यान रखना है कि डॉग के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो स्टरलाइजेशन है, जो नसबंदी है, उसके ऊपर एक मेन फोकस करो। समझ गए इस बात को। तो ये एक मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी रेबीज़ के बारे में ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। एक नया स्टेटस और है, मैं ये भी बता देता हूँ। इंडिया के अंदर जो रेबीज़ के केसेस हैं, मतलब दुनिया भर में जितनी डेथें होती हैं रेबीज़ की वजह से, उसकी 36% केवल इंडिया में होती हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे आपको पता ही है कि अगर कुत्ता काट ले तो वो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं वैक्सीनेशन के, और उस इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ पर एक इंसान बच सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे राइटर ने एक बेहतरीन बात बोली है, वो ये बोली है कि आजकल हो क्या रहा है ना, कोई भी इंसान कहीं पर भी कुत्ते को कुछ भी खिला देता है ना। कहीं पर भी खिलाना ये बहुत गलत है। आप अपने घर के बाहर यहाँ पे खिला देते हो, है ना, कहीं कभी दूसरी जगह पर खिला दिया, कभी दूसरी जगह पर, ये स्पॉट गलत है। आपने केवल एक स्पॉट चुनना होगा भाई, एक स्पॉट चुन लो कि भाई यही मेन जगह है, मैं कुत्ते को यहीं पर खाना खिलाऊंगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उस कुत्ते को भी पता होगा कि हाँ ये मेरा मेन स्पॉट है, यहीं पर वो खाना आएगा, यहीं पे वो खाना खाएंगे। हर जगह पर यहाँ पे वो खाने के चक्कर में नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर मोहल्ले का वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप वेस्ट जो भी मतलब फूड वेस्ट निकल कर आ रहा है, आपने खाना खाया और खाने के बाद में कुछ लास्ट में खाना फेंकना है, अब वो आप कहीं पर भी फेंक दे रहे हो, है ना, कहीं पर भी रख दिया आपने कोने में, सड़क के किनारे या सब, उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हर जगह पर नहीं रखना है, आपने एक ही मेन स्पॉट चुनना होगा और उस मेन स्पॉट पर रखना होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर जो डॉग की ईटिंग का जो हैबिट है वो हर जगह पर बनी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनका कहना यह है कि देखो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कई बार ना घरों के अंदर डॉग बाइट के केसेस निकल जाते हैं। मतलब एक इंसान ने घर के अंदर कुत्ता पाल रखा है और घर के अंदर ही उस कुत्ते ने किसी को काट लिया, और वो बड़ी बड़ी ब्रीड्स होती हैं डॉग की, मतलब कोई छोटी मोटी ब्रीड नहीं होती है कि जैसे दूसरी ब्रीड है, कोई नॉर्मल ब्रीड्स हैं वो अपने घरों में नहीं काटती हैं, बड़ी बड़ी ब्रीड्स काटती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुल डॉग वगैरह हो गया, है ना, ये जो डॉग हैं ये थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं। तो राइटर का कहना यह है कि अगर घर में इस प्रकार की बड़ी ब्रीड्स हैं, डेंजरस ब्रीड्स हैं, तो आपने ध्यान रखना होगा। अपने जो खासकर बूढ़े लोग हैं, है ना, उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे आप कई बार ऐसा होता है ना कि कुत्ते के साथ बैठ के इंसान खाना खा रहा है, मतलब घर में आपने डॉग को पाल रखा है, अब वो भी खाना खा रहा है, आप भी खाना खा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपने पहले जो है खुद खाना है सामने बैठ के, फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब एक खुद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि फिर बाद में उसको खाना देना है, क्योंकि ऐसे ना कहीं डॉग की जो एस्पिरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। ऐसे कहीं पर हुआ भी तो था केस जहाँ पर एक शायद बुज़ुर्ग महिला थी, है ना, जो कि अपने साथ खाना खिलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उसके बाद बैठ कर खाना खाती थी। तो एक दिन शायद उन्होंने पहले खाना खा लिया, जिसकी वजह से डॉग ने काट लिया, और डॉग ने मतलब ऐसा काटा कि उन महिला की जान चली गई। तो ऐसे केसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। तो कई सारे इस प्रकार के जो सजेशंस हैं वो दिए गए हैं, लेकिन डॉग बाइट के केसेस को निपटाने का तरीका यही है कि भैया स्टरलाइजेशन के ऊपर मेन फोकस किया जाए। और राइटर ने स्टरलाइजेशन को बार बार यहाँ पर हर जगह पर दोहराया है। ABC रूल्स के अंदर ये मेन फोकस किया गया है। ABC रूल्स क्या है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और ABC रूल्स को लेकर जो प्रॉपर नोट्स हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ह्यूमन अप्रोच होगी। अगर आप यहाँ पे डॉग के ऊपर भी अत्याचार करना स्टार्ट कर दोगे, मारना स्टार्ट कर दोगे, जान से मारना स्टार्ट कर दोगे पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तो वही ह्यूमन अप्रोच नहीं है, ठीक है। आपने केवल यही छोटा सा काम करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, और जो चीज़ें जो रूल्स अभी आए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको फॉलो करो, उनको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, हम चीज़ों को ले तो आते हैं, लागू कर लेते हैं, बट ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, डॉग बाइट के केसेस को लेकर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स पहले प्रेजेंट हुए थे। जैसे बोला जाता है कि इंडिया के अंदर में जो ह्यूमंस हैं, आप अगर नेशनल रेशियो देखोगे तो हर 36 लोगों के साथ साथ, मतलब हर 36 लोगों के लिए एक कुत्ता आपको देखने को मिलेगा देश के अंदर में, एक डॉग देखने को मिलेगा। वी हैव 1 डॉग फॉर 36 पीपल। तो डॉग की पॉपुलेशन वाकई में बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल डेथ भी हो रही है डॉग बाइट के। अगर डॉग बाइट के केसेस की बात करें, कुत्ते के काटने की वजह से दुनिया भर में लगभग 60,000 के आसपास मृत्यु हुई है। इंडिया में 36% के आसपास हुई है। 1998 में 30,000, 2002 में थोड़ा कम हो गया, 2020 में कम हो गया। तो भले ही यहाँ पर कम हो रहा हो, लेकिन अभी ये केसेस नहीं निकल कर आने चाहिए। और खासकर 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। सबसे ज़्यादा डेथ भी यहाँ पर इन बच्चों की हुई है डॉग बाइट्स की वजह से, ठीक है। बाकी मैं आपको ये डिस्कस कर ही चुका हूँ, बता चुका हूँ कि नंबर्स थोड़े से ज़्यादा अलार्मिंग है। अभी पहले तो केस नहीं निकल रहे थे, बट अभी कुछ महीनों से थोड़े ज़्यादा केस निकल कर आ रहे हैं इधर उधर के, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपको बहुत सारे डॉग बाइट्स के केसेस यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी
पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, हमेशा ये जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। समझ गए ना इस बात को? चलो आगे आते हैं ना दोस्तों। फिर हमारे पास में एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको अभी हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। इंडिया यूएस ने यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस को रिव्यू किया है, देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। देखो अभी ना इस बार रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कल हो सकता है एक प्रॉपर रिलेशंस इंडिया यूएस को लेकर प्रोवाइड करवाऊँ, और अभी वेट भी करना है क्योंकि अभी आपको पता होगा पीएम मोदी जो है ना वो यूएस के विज़िट पर जाने वाले हैं, और उस विज़िट पर जब जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो तब के लिए थोड़ा सा वेट करना है, वो चीज़ें भी उस आर्टिकल के अंदर में समझाई गई हैं ना। उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है ना। दोस्तों इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।